बेटे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 66, 67 और 68 क्वेश्चन मैंने कराया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो शायद आपने बना लिया होगा, और ये डेली कहता हूं मैं, यह याद रखना, जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहा हूं, ये इसलिए भेज रहा हूं जो आपको घर पे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप घर पे क्वेश्चन करें तो मैंने कहा जो पहले वीडियो देखिए, वीडियो देख करके पहले समझ लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन करो आप, और फिर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वीडियो से रेक्टिफाई करो, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करो या फोन करो। 66, 67, 68 के बाद अब मैं 69 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने पीछे के कई सारे क्वेश्चंस का जर्नल एंट्री और अकाउंट दोनों बनाया था। मैंने कहा था इस चैप्टर की जर्नल एंट्री भी आपको याद रहनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर याद हो गया होगा तब आप लोग भी आगे से अकाउंट ही बनाइएगा। मैं तो फिलहाल अब अकाउंट ही बनाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को दो बार करने से काफी टाइम लगता है। और जर्नल एंट्री हमने बता दिया है, 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री करनी होती है। फर्स्ट, कैपिटल और गुडविल जो लेके आएगा उसकी। सेकंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस की। एंड थर्ड, रिवैल्यूएशन की। फोर्थ टाइप की एंट्री जो मैंने बताया था, जो हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर ये दिया हो, जो अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है, तो उस कंडीशन में फोर्थ टाइप की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन जनरल क्वेश्चन में आपको 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 69 में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जय मां सरस्वती। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 69, ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3/5 एंड 2/5 दिया हुआ है। They admit C as a partner on 1st April 2020 on which date the balance sheet of the firm was। इसके बीच में C एडमिट हुआ है, आपको याद होना चाहिए। जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, डेली बताते आ रहा हूं मैं, जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो फर्स्ट वर्ड, पहला काम क्या, जो कैपिटल और गुडविल लेकर के आया या लेके नहीं आया, इसका ट्रीटमेंट। लेके आया या नहीं आया ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो C brings 30,000 as capital for 1/4 share, he also brings 10,000 for a share of goodwill। लिखा हुआ है जो कैपिटल और गुडविल, ये 30,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल कैश में लेकर के आ गया। आपको याद होगा जिसमें जर्नल, अगर एग्जाम में जर्नल बनाने के लिए कहता है तो जर्नल ही बनाना पड़ेगा, और जिसमें अकाउंट बनाने के लिए कहेगा उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, फिर भी मैंने कहा जो फर्स्ट टाइप की जर्नल एंट्री ये जरूर कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा ये सैक्रिफाइस रेशियो में, और ये ट्रीटमेंट अगर गलत हो गया तो आपका बेटे कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट का बैलेंस शीट टैली करने के बाद भी क्वेश्चन गलत रहेगा। इसलिए जो कैपिटल और गुडविल लेके आया है उसका ट्रीटमेंट आप जरूर कर दीजिए, मतलब उसकी जर्नल एंट्री आप जरूर बना लीजिए। 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। अब यहाँ पे कैपिटल और गुडविल की एंट्री आपको याद होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, कैपिटल 30 और ये 40,000। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है, क्वेश्चन नंबर 17 से करते आ रहे हैं हम। अब इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ट्रांसफर करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, किस रेशियो में जी? सैक्रिफाइस रेशियो में। और यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो के लिए देखेंगे कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा है तो आपको याद होगा जो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है न्यू रेशियो से रिलेटेड, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब 3:2 ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। और इस 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, ये 6,000 और 4,000 आ गया। ये एज ए वर्किंग नोट समझिए आप। ये मैंने अपनी तरफ से कहा, ये एंट्री आप जरूर कर लो सभी क्वेश्चंस में। चाहे आप जर्नल बनाना
बनाना है तब तो करेंगे ही, अकाउंट बनाना है तभी एंट्री कीजिए, क्योंकि आगे आपको जो है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको हेल्प मिलेगा, आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भूलोगे नहीं, जो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा। अब इसके बाद बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन रिवैल्यूएशन से जो कुछ जर्नल एंट्री है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट और ये क्रेडिट है, ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। मैंने बताया था जब रिवैल्यूएशन अकाउंट 57 क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको फॉर्मेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और लॉस होगा तो डेबिट में। देखिए क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बेटे, जो पार्ट ऑफ द स्टॉक which had been included at a cost of ₹2000, मतलब स्टॉक जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसमें से 2000 का स्टॉक है, had been badly damaged in storage, उसमें से 2000 का स्टॉक डैमेज है, जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है उसमें से 2000 का स्टॉक है वो क्या हो रखा है, डैमेज हो गया। अगर इतना ही लिखा होता तो 2000 स्टॉक का वैल्यू कम कर देता, क्योंकि बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो उस स्टॉक में से 2000 का गुड्स खराब है, ऑब्सोलेट है, वो खराब गुड्स है, डैमेज हो गया है, इसका मतलब 2000 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन आगे इंफॉर्मेशन है क्या, कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 400, उसमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं जो रियलाइज कितना होगा, 400 होगा। 2000 का लॉस डैमेज है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं जो 400 मिल जाएगा, इसका मतलब 16 एक्चुअल लॉस हुआ कितना, एक्चुअल स्टॉक में से डिक्रीज होगा कितना, 1600 होगा, मतलब एक्चुअल लॉस कितना होगा, 1600। और आप जानते हैं जो एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे बेटे टू स्टॉक 1600। उसके बाद है बैंक चार्जेज ऑफ ₹200 फॉर द ईयर वाज नॉट रिकॉर्डेड। बेटे बैंक चार्जेज मैंने बताया था क्या, जरा ध्यान से सुनना, जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू आता है यहाँ पे। तो बैंक चार्जेज है, बैंक चार्जेज क्या है, तो बैंक चार्जेज तो एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस कभी आउटस्टैंडिंग में नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा आपने 11th में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था, जो अगर बैंक चार्ज लेती है, अगर बैंक चार्ज करती है हमारे ऊपर में, चाहे कमीशन हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो, बैंक को अगर हमसे लेना होता है तो बैंक उसको वेट नहीं करती, सेम टाइम हमारे अकाउंट में से क्या करती है, माइनस कर देती है। तो फिर बैंक चार्जेस तो एक्सपेंसेस हो गया ना, फिर उसकी एंट्री यहाँ क्या क्यों करेंगे। और हम भी यहाँ पे जो है यहाँ पे बैंक चार्जेस, जब बैंक का पेमेंट हो गया, जब बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया तो फिर आउटस्टैंडिंग तो रहा नहीं, क्योंकि यहाँ तो एसेट्स और लायबिलिटी आता है, तो फिर बैंक चार्जेस क्यों आएगा और कैसे आएगा। बेटे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है क्या, और मैं पहली बात ये बता रहा हूँ, जो बैंक चार्जेस दिया हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बैंक चार्जेस नहीं लिखा, कहां नहीं लिखा, तो बैंक चार्जेस क्या है हमारा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां लिखा जाता है, ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे लिखना भूल गया। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट को ये पता चला, जो बैंक चार्जेस वहां पे लिखना भूल गया। अब बेटे बैंक कोई पीएल अकाउंट का टर्म है, क्योंकि पीएल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस ही होता है। अगर मान लीजिए हम उसको पीएल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे तभी उसका इफेक्ट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डिवाइड होता है। इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में भी अगर कोई पीएल अकाउंट का टर्म भी है तो उसको भी हम यहीं पे क्या करेंगे, लिख देंगे। मतलब ये चीजें मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके मन में ऐसा हो सकता है जो रिवैल्यूएशन में तो एसेट्स और लायबिलिटी आता है, तो फिर बैंक चार्जेस तो एक्सपेंस है, ये क्यों आएगा इसमें। ये बेटा इसलिए आएगा क्योंकि पीएल अकाउंट का टर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको इसमें लिखना नहीं चाहिए।
लेकिन हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में अगर हमें गलती का हमें पता चलता है तो उसके लिए अलग से हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग से थोड़े बनाएंगे, उसके लिए अलग से थोड़े एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका भी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है, और बैंक चार्जेस जो एंट्री रह गया उसको भी हम अगर एडजस्ट करेंगे तो भी कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। इसलिए हम बैंक चार्जेस को यहीं पे लिख देंगे। मेरी बात नहीं आई समझ में? मैंने ये कहा यहां तो एसेट्स और लायबिलिटी आता है, बैंक चार्जेस क्यों? इसलिए क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में अगर कोई पीएल अकाउंट का कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो, अगर उसका ओमिशन का पता चलता है, वहां लिखना भूल गया, वहां रह गया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे। इसलिए बेटे बैंक चार्जेस को लिखा नहीं लिखा है तो बैंक चार्जेस तो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कहां आता है, डेबिट साइड में, इसलिए बैंक चार्जेस को हम यहीं पे डेबिट साइड में क्या करेंगे, शो कर देंगे, बैंक चार्जेस 200 रुपीज। आगे है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ 3000 फॉर द ईयर वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब देखिए डेप्रिसिएशन भी है बिल्डिंग का, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यू होता है, तो कह रहा है जो वैल्यू डेप्रिसिएशन है उसको नॉट प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन हुआ था लेकिन नहीं लिखा हो तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, या बिल्डिंग लिख दीजिए 3000। इसके बाद है ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 800, जरा ध्यान दीजिएगा, ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 800 were not recorded in the books, What not recorded in the books। ध्यान देना, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन पहले ये समझ लो। कह रहा है जो क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, जिसकी एंट्री करना भूल गया, बेटे एंट्री करना भूल गया तो एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, तो गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि गुड्स किसी से भी जिससे परचेज करेंगे उसको क्रेडिटर ही तो कहते हैं, नाम नहीं दिया हुआ है, और तब अगर हमें एंट्री करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जरा ध्यान देना बेटे, ये कह रहा है 800 का गुड्स हमने परचेज किया और इसकी एंट्री नहीं किया, अब जरा सुनिए, तो अब क्या करेंगे, इसको ये एंट्री कर दिया हमने, इसका क्या इफेक्ट होगा, तो बेटे इसका परचेज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। परचेज का अगर इतना ही लिखा होता, इसके आगे नहीं लिखा होता, कह रहा है जो गुड्स क्रेडिट में परचेज किया लिखना भूल गया, इतना ही लिखा होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, तो मैं कह रहा हूं जो एंट्री तो परचेज टू क्रेडिटर होगा, लेकिन परचेज में मतलब इसमें कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों? इसलिए बेटे क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स परचेज करके गुड्स कहां रखा जाता है, गोडाउन में, और गोडाउन में जो भी ईयर के एंड में स्टॉक रह जाएगा बैलेंस, उसकी ईयर के एंड में ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया होगा। तो आज हमें पता चला जो हमने गुड्स परचेज किया उसकी एंट्री नहीं किया, तो एंट्री नहीं करने से भी जो क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ है वो ऑलरेडी ये वैल्यू उसमें क्या होगा, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जो गुड्स आया होगा वो गोडाउन में रखा गया होगा, गोडाउन में रखा गया होगा तो ईयर के एंड में ऑलरेडी उसका वैल्यू स्टॉक में क्या होगा, ऐड हो गया होगा, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, परचेज की कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं हुआ है क्योंकि गुड्स क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब क्रेडिटर 800 से कम है, तो हमें क्रेडिटर को 800 से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो कहां आएगा, डेबिट साइड में ये 800 रुपीज लिख देंगे। अब कहोगे इसके आगे क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है बट हैड बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक, मतलब ये गुड्स क्रेडिट में खरीदा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या इस एंट्री लिखना भूल गया, लेकिन ये स्टॉक में इंक्लूड है। जरा ध्यान देना, ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, मैंने कहा जितना ही लिखा होता, जो परचेज किया लिखना भूल गया, तभी हम क्रेडिटर में ही गलती मानते, परचेज में कोई गलती नहीं मानते। इसमें लिखा हुआ है जिनके स्टॉक में इंक्लूड है, ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम गलती इसकी नहीं मानते, गलती किसकी मानते, क्रेडिटर का ही मानते। क्यों? क्योंकि जो गुड्स परचेज करेंगे वो एंड में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में
ऐड अपने आप हो जाता है। इसलिए अगर गुड्स की रिकॉर्डिंग करना कहीं भूल भी गया तो उसको इसका मतलब ये नहीं जो लास्ट में पता चला तो हम गुड्स को इंक्रीज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गुड्स ऑलरेडी स्टॉक में इंक्लूड रहता है। यहां तो क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये गुड्स ऑलरेडी स्टॉक में इंक्लूड है, मतलब इसकी कोई गलती नहीं। गलती किसकी है? क्रेडिटर की। लेकिन ये इंक्लूडेड इन स्टॉक नहीं भी लिखा होता तब भी हम परचेज की गलती नहीं मानते, तब भी हम गलती किसकी मानते? क्रेडिटर की मानते, क्योंकि हम ये मानते हैं जो स्टॉक हमने परचेज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, वो ईयर के एंड में ऑलरेडी स्टॉक में ऐड हो गया होगा, इसलिए इसमें इंक्लूडेड इन स्टॉक नहीं भी लिखा होता, मतलब इसकी गलती नहीं भी लिखा होता, तब भी हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि हम ये मान लेते हैं ये ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड है। इस क्वेश्चन में तो क्लियर इंफॉर्मेशन है ये गुड्स में ऑलरेडी ऐड है, मतलब इसकी कोई गलती नहीं, सिर्फ क्रेडिटर की गलती है। जो क्रेडिटर को हमने नहीं लिखा तो क्रेडिटर कम है, क्रेडिटर कम है तो क्रेडिटर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और क्रेडिटर को बढ़ाएंगे मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस कहां आएगा? डेबिट में आएगा। अगला लास्ट एडजस्टमेंट है, एन एक्सपेंसेज ऑफ ₹1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम was debited in the profit and loss account for the year। कह रहा है 1200 इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, मतलब एक्सपेंसेज माना है, लेकिन आगे लिखा है बट 600 ऑफ दिस इसमें से 600 रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2020। जो हमने 1200 पीएल अकाउंट में लिखा है इंश्योरेंस, इसमें से 600 जो है वो 31 मार्च 2020 के बाद के लिए है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए है। मतलब हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पे किया उसमें से 600 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो आपको याद होगा अगर कोई एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए हम पेमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड कहते हैं। और प्रीपेड क्या होता है? हमारा एसेट्स होता है। तो इसका मतलब 600 इंश्योरेंस जो है ये क्या है? हमारा एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स माना जाएगा। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में हम प्रीपेड इंश्योरेंस 600 लिख देंगे। हो गया। ये रिवैल्यूएशन में ही थोड़ी सी परेशानी थी। अब यहां पे हम इसको टोटल करेंगे। 5600 डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है, क्रेडिट में लेके आएंगे और यहाँ पे ये लॉस आ जाएगा 5000, जिसको ए और बी आपको याद होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब 3000 एंड 2000 हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब इसके बाद बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे हम बैलेंस बी बाई डी। बैलेंस बी बाई डी याद होगा ओल्ड पार्टनर का ही, क्योंकि जिसका बैलेंस पहले से दिया है वही ना लिखा जाएगा। तो 60,000 एंड 40,000 बैलेंस बी डी में ए का 60 एंड बी का 40। कितनी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट में? 4। फर्स्ट बैलेंस बी डी, सेकेंड कैपिटल एंड गुडविल जो लेके आया है, तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं? बाय कैश या बैंक। ये 30,000 सी में जितना कैपिटल लेकर के आया है 30,000। गुडविल के लिए क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 6,000 एंड 4,000। ये 2 टाइप्स की एंट्री हमने पास कर दिया, बैलेंस बीडी, कैपिटल और गुडविल। इसके बाद थर्ड एंट्री कौन सी होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी नहीं है, वेरी सिंपल, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन लॉस आया हुआ है आपका 3,000 एंड 2,000। बस इसके बाद हम टोटल करेंगे 66,000, 44,000 एंड 30,000। ये हो गया आपका 66, ये हो गया 44 एंड 30, और उसके बाद आपका यहाँ बैलेंस सीडी आ जाएगा 63,000। ये हो जाएगा आपका 3,000 एंड 2,000 है, ये हो जाएगा आपका 42,000 और ये आ जाएगा आपका 30,000। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। अब एसेट साइड में बिल्डिंग आपका 50,000 है, बिल्डिंग 50,000 है,
तो भाई बिल्डिंग 50,000 है तो क्या करेंगे, बिल्डिंग में से कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, हाँ है। 3,000 बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हुआ था, मतलब 47,000 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 दिया हुआ है, मतलब कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो 30 का 30 ही दिखा देंगे। इसके बाद स्टॉक 20,000 दिया हुआ है, और याद होगा स्टॉक में 1600 डिक्रीज हो रहा था, तो 20,000 में 1600 माइनस करेंगे तो 18,400 आएगा। डेटर्स आपका 10,000 दिया हुआ है, डेटर्स आपका 10,000 है, तो डेटर में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, लिख देंगे वही। बैंक 10,000 दिया हुआ है बेटे, बैंक है आपका 10,000 रुपये। आपको याद होगा सभी क्वेश्चनों में हमने देखा है कि जो भी न्यू पार्टनर या कोई भी पार्टनर कहीं से भी कैश ब्रॉड करता है तो उसको प्लस करेंगे, और कहीं भी अगर पेमेंट किया जाता है, विड्रॉन किया जाता है कैश, तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना कैश लेके आया था कैपिटल और गुडविल मिला करके 40,000, ये 40,000 बेटे इसमें ऐड हो जाएगा, 40,000 प्लस करेंगे तो ये 50। और इसके बाद बैंक चार्जेज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको लिखना भूल गया था, इसका मतलब है बैंक में बैलेंस में से अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो ये बैंक चार्जेज 200 इसमें से माइनस करके यहाँ पे बैंक का बैलेंस कितना आएगा, 49,800 आएगा। इसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट्स में आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है 600, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 लिख दिया, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड कभी भी होगा तो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में आएगा। अब लायबिलिटी साइड में बेटे, तो लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल है ए बी सी, आपको याद होगा कैपिटल कौन सा लिखते हैं, जो बैलेंस शीट ही आता है। ए का कैपिटल 63, बी का कैपिटल 42 और सी का कैपिटल 30, इसको टोटल करेंगे हम 1,35,000। अब क्रेडिटर्स है आपका 20,000, आपको याद होना चाहिए क्रेडिटर 20 है और 800 यहाँ पे क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड किया, तो 20,800। अब टोटल करेंगे हम तो 1,55,800, और फिर इसको भी टोटल करेंगे 1,55,800, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आपका 63, 42 एंड 30 और 1,55,800, ये क्वेश्चन आपका 69 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन देखिए, रफ करते हैं इसको। 70 में लिखा है दिव्या, यस्मीन एंड फातिमा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 11:7:2। दिव्या, यस्मीन एंड फातिमा, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में 3 पार्टनर है, दिव्या, यस्मीन एंड फातिमा, 3 पार्टनर है, रेशियो 11:7:2 है, मतलब 11/20, 7/20 एंड 2/20, 3 पार्टनर है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे इंफॉर्मेशन है, ऑन 1 अप्रैल 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। आदित्य, इन तीनों के बीच में आदित्य एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। कोई भी पार्टनर एडमिट हो, आप जानते हैं कि जैसे ही कोई पार्टनर एडमिट होगा तो हमें देखना पड़ेगा क्या, भाई कैपिटल और गुडविल लेके आया या लेके नहीं आया। तो बेटे इंफॉर्मेशन है 1/5 के लिए एडमिट हुआ विद कैपिटल ऑफ ₹4,50,000, मतलब कैपिटल 4,50,000 लेके आ गया, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फॉलोइंग टर्म। और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किया है, कई क्वेश्चन में न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कैपिटल और गुडविल दोनों कितना लेके आया, दोनों का अमाउंट दिया रहता है। कई क्वेश्चनों में कैपिटल कितना लेके आया ये दिया हुआ है और गुडविल का हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, मतलब गुडविल कितना लेके आएगा वो निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 4,50,000 कैपिटल लेके आ गया और गुडविल कितना, तो नेसेसरी अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसका शेयर होगा उतना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आदित्य लेकर के आएगा। तो आदित्य का शेयर कितना है 1/5 है, मतलब 1/5 क्या गुडविल लेकर के आएगा। तो गुडविल के लिए देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन है, हाँ है।
गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2.5 years, 2.5 का मतलब 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year वर्ड। आप देखो ध्यान दो, प्रॉफिट गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे उसमें कितने ईयर का प्रॉफिट लेना है, 2 साल का। प्रॉफिट दिया हुआ है कितने ईयर का, 3 ईयर का। तो लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट लीजिए। लास्ट 2 ईयर कौन सा होगा, मार्च 2020 में इसका एडमिट हुआ है, मतलब 1 अप्रैल 2018 को एडमिट हुआ है। इसका मतलब मार्च 18 और मार्च 17, लास्ट 2 ईयर 2018 और 2017 का ही प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे 2016 का जो प्रॉफिट है वो नहीं लेना है। तो यहाँ पे पहले गुडविल जो कैलकुलेट करोगे तो टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 years 2017 एंड 2018 प्रॉफिट है बेटे आपका 2 लाख एंड 6 लाख, 2 लाख एंड 6 लाख। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 8 लाख हो गया। तो इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 8 लाख अपॉन में 2 मतलब 4 लाख। अब गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 2.5, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2.5 इंटू 4 लाख इक्वल टू 10 लाख गुडविल आ गया। ये पूरे फर्म की गुडविल कितना आ गया, 10 लाख। तो आदित्य कितना लेके आएगा जी, आदित्य शेयर ऑफ गुडविल, आदित्य शेयर ऑफ गुडविल 10 लाख इंटू 1/5 इक्वल टू 2 लाख। इसका मतलब आदित्य गुडविल कितना लेके आएगा, 2 लाख रुपीज गुडविल आदित्य लेकर के आएगा। तो हमें पता है, आपको सभी क्वेश्चन में मैंने बताया है बेटे, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो पहले पता करिए ये जो कैपिटल और गुडविल कितना लाया। तो कैपिटल के लिए तो 4,50,000 लिखा ही था, गुडविल के लिए क्या रहा, जितनी आवश्यकता है उतना लेके आता है। तो भाई गुडविल के लिए वैल्यू हमने फाइंड किया और उसका शेयर ऑफ गुडविल पता कर लिया। इसका मतलब आदित्य कितना गुडविल लेके आएगा, 2 लाख रुपीज गुडविल लेकर के आदित्य आएगा। चलते हैं अब आगे। तब आगे पहले हम तो उसकी एंट्री करते हैं। आपको याद होगा जो हम एंट्री तो सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू आदित्य कैपिटल अकाउंट, आदित्य कैपिटल अकाउंट 4,50,000 कैपिटल एंड 2 लाख गुडविल, ये 6,50,000 हो गया। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, तो देख लेंगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है न्यू रेशियो के लिए बेटे, न्यू रेशियो के लिए इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और जब नहीं दिया हुआ है तो फिर तो तीनों में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। दिव्या कैपिटल अकाउंट टू यस्मिन कैपिटल अकाउंट एंड टू फातिमा कैपिटल अकाउंट, टू फातिमा कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में जी, सैक्रिफाइस रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। ये 2 लाख रुपीज आपका डिवाइड करेंगे 1,10,000, 70,000 एंड 20,000। क्यों 2 लाख है, 11/20, 11/20 का मतलब आपका हो जाएगा कितना, 11/20 है। तो ये हो जाएगा 1,10,000, फिर 7/20 70,000 और 2/20 का मतलब हो जाएगा 20,000। ये एज ए वर्किंग नोट में अपनी सेफ्टी के लिए, जो हमें गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती न हो जाए इसलिए हम ये एंट्री करके रख लेते हैं। और अब बनाते हैं बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिया हुआ है, तो लिखा है फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यस्मिन एंड फातिमा। फर्नीचर 2,60,000 का है। फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यस्मिन एंड फातिमा इक्वली। कह रहा है फर्नीचर 2,40,000 का फर्नीचर जो है वो तीनों पार्टनर ने इक्वल में ले लिया, ये तो नहीं आएगा। आगे चलिए, आगे क्रेडिटर ऑफ रुपीज 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स
इट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब क्रेडिटर 7000 का है, अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं है मतलब अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा, आप जानते हैं, और क्रेडिटर इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड में। अब इसके बाद है एंड एट टाइम ऑफ आदित्य एडमिशन यस्मिन आल्सो ब्राइट 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। यस्मिन जो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर है ये भी कैपिटल लेके आती है, तो कैपिटल लेके आती है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यू 2 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बैलेंस शीट में 1,80,000 है, और अब कह रहा है इसका वैल्यू 2 लाख हो गया, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, और बेटे एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट में 1,80,000 है, एडिशनल में 2 लाख है, इसका मतलब 20,000 इंक्रीज हो गया। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और ब्रॉट डाउन टू, तो बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपका 10,000, और अब कह रहे ब्रॉट डाउन टू मतलब डिक्रीज तो हुआ, डाउन मतलब नीचे, डिक्रीज हुआ कितना? तो 2 दिया है, 2 में क्या लेते हैं? डिफरेंस, तो बैलेंस शीट में 10 है और एडिशनल में 9,000 है, इसका मतलब है जो 1,000 वैल्यू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा बेटे, इसलिए आपका जो है ये क्रेडिट साइड में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 70। अब क्रेडिट साइड का टोटल 21,000 हो गया, इसको डेबिट साइड में लेके आएंगे, और ये प्रॉफिट हो गया आपका जो दिव्या, यस्मिन और फातिमा में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना प्रॉफिट हो गया? 14,000। अब 11/20 इसका मतलब 7,700, इसका हो जाएगा आपका 4,900, और इसका हो जाएगा 1,400। 7,700 दिव्या का, यस्मिन का 49 और फातिमा का 1,400। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब तो 4 पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, 4 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। ये हो जाएगा आपका दिव्या, फिर आएगा यस्मिन, फिर आएगी फातिमा, और फिर आएगा आपका आदित्य, ये पर्टिकुलर्स है। फिर दिव्या, यस्मिन, फातिमा एंड आदित्य। अब कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री? 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है बेटे 5,10,000, 3 लाख एंड 5 लाख, 5,10,000, 3 लाख एंड 5 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होती है? कैपिटल एंड गुडविल जो न्यू पार्टनर ब्रॉट किया है, इसके लिए क्या लिखते हैं? बाय बैंक। बाय बैंक में 4,50,000 आदित्य लेके आया। बेटे यहाँ पे आपने देखा था जो यस्मिन भी एडिशनल कैपिटल यस्मिन भी 50,000 लेकर के आई है। अब यस्मिन 50,000 कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आया या ओल्ड पार्टनर? कैपिटल जब भी लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी? आदित्य लेके आया तो बैंक टू आदित्य, और तो यस्मिन लेके आएगी तो उसके लिए भी क्या होगा? बैंक टू यस्मिन। तो इसमें ही डायरेक्ट हम 50,000 यहीं पे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अलग से भी बाय बैंक करके लिख दो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी पार्टनर पैसे लेके आएगा तो बाय बैंक ही लिखा जाएगा। सेकेंड एंट्री आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने डिवाइड किया है 1,10,000, 70,000 एंड 20,000। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल। ये जो कैपिटल लेके आया है तो एडिशनल एंट्री है बेटे, कम हमने 4 जो बताया हो तो सभी क्वेश्चंस में देखने होते हैं। बैलेंस बीडी, कैपिटल और गुडविल लिख दिया। थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट में आपका रिजर्व फंड 90,000 दिया हुआ है, रिजर्व फंड 90,000। अब 90,000 जो तो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 90,000 यहाँ पे देखो 10 लिख दिया, बीसी आएगा। अब 90,000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे तो 11/20, 11/20 का मतलब ये हो जाएगा 49,500 आएगा दिव्या का, और उसका आ जाएगा 7 का मतलब हो जाएगा आपका 728, 31,500, और उसका आ जाएगा आपका 9,000।
हो गया, कर दिया, लॉस है ही नहीं। फोर्थ एंट्री कौन सी होगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अपॉन प्रॉफिट डिवाइड कर दीजिए, 7700, 4900 एंड 1400। ये 4 एंट्री तो बेटे सभी में कंपलसरी करना होता है। इसमें जो फिफ्थ एंट्री में कह रहा था वो फिफ्थ एंट्री दिया हुआ है, कौन सा, जर्नल एंट्री का भी फिफ्थ और जर्नल एंट्री का फोर्थ ट्रांजैक्शन, क्यों, फर्स्ट कैपिटल और गुडविल, सेकंड आपका जो है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड रिवैल्यूएशन, फोर्थ अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है। और इसमें फर्स्ट बैलेंस भी दी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, और फिफ्थ एंट्री जो किसी किसी क्वेश्चन में रहता है कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है, तो बेटे यहाँ पे फर्नीचर 2,40,000 का तीनों पार्टनर ने इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब तीन पार्टनर ने टेक किया है, तो पार्टनर अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करेगा तो एंट्री क्या होगी बेटे, कैश भी बैंक भी तो एसेट्स ही है ना, ये लेके आता है तो क्या होती है एंट्री, कैश या बैंक टू पार्टनर। और अगर यही पार्टनर अगर कैश निकाल लेता है, फर्नीचर निकाल लेगा, बिल्डिंग निकाल लेगा, तो क्या होगा, पार्टनर टू एसेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू फर्नीचर, 2,40,000 का इक्वल में लिया, तीनों पार्टनर है, इक्वल का मतलब 1/3 1/3 1/3 मतलब 80,000 80,000 एंड 80,000। और अब हम इसका टोटल करेंगे, 4,50,000, 5,30,400 फातिमा का टोटल हो गया, इसका टोटल होगा 4,56,400, 5,77,200, नहीं 5 लाख नहीं, 6,77,200, ये टोटलिंग यहाँ पे लेके आएंगे, 6,77,200, 4,56,400, 5,30,400 एंड 4,50,000, और ये आएगा बैलेंस C/D 4,50,000। ये 80 माइनस करेंगे हम, 4,50,400 फातिमा का बैलेंस आ गया, और इसका बैलेंस आएगा 3,76,400, और इसका बैलेंस आएगा बेटे 2 तो रहेगा ही 5,97,200। जरा देख लेते हैं इसके आंसर में क्या दिया हुआ है। तो इसका बेटे आपका दिव्या का 5,97,200, 3,76,400, 4,50,400 एंड 4,50,000, बिल्कुल करेक्ट हो गया ये। अब बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका याद होगा 20,000 इंक्रीज हो गया था, बैलेंस शीट में आपका 1,80,000 है, ये 2 लाख हो जाएगा। इसके बाद आपका फर्नीचर, अरे कौन सा क्वेश्चन आ गया, सॉरी बेटे, सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग दिया हुआ है, इसमें फैक्ट्री बिल्डिंग है 7,35,000, फैक्ट्री बिल्डिंग 7,35,000। इसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिखा था, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ भी आपका 1,80,000 है, ये 2 लाख हो गया। इसके बाद आपका फर्नीचर 2,60,000 दिया हुआ है, और 2,40,000 का इसने पार्टनर ने टेक कर लिया था, इसका मतलब 20,000 रुपये जो बैलेंस रह गया वो लिख दिया हमने। स्टॉक 1,45,000, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। इसके बाद है आपका डेटर्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, 1,50,000 दिया हुआ है, और इसमें से प्रोविजन फॉर डॉट डेट्स माइनस किया हुआ है 30,000, तो आउट में 1,20,000, क्योंकि कोई इंक्रीज डिक्रीज है ही नहीं। अब है कैश एट बैंक, तो बैंक बेटे 1,59,000, 159 पहले से है। अब न्यू पार्टनर कितना लेके आया था, 6,50,000, तो ये प्लस होगा। और यस्मिन भी लेके आई थी 50,000, देख रहे हैं आप, ये 50,000 रुपीज यस्मिन भी लेके आई है, ये 50,000 भी प्लस होगा। 8,59,000 आपका एसेट साइड में बैंक आ गया। अब लायबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर 70,000 पहले से है, और क्रेडिटर 7,000 इंक्रीज हुआ था तो 77,000।
पब्लिक डिपॉजिट 1,19,000, ये भी लायबिलिटी है, आपने बीएसटी में भी पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा होगा। ये 1,19,000 आपकी लायबिलिटी है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। रिजर्व फंड दिखाएंगे नहीं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 रह गया था, ये 9,000। और अब लिखेंगे हम कैपिटल। कैपिटल में आपका दिव्या, यस्मीन, फातिमा और आदित्य। कैपिटल बैलेंस दिव्या का है 5,97,200, यस्मीन का 3,76,400 और फातिमा का है 4,50,400 और आदित्य का है 4,50,000। अब टोटल करेंगे 18,74,000। अब टोटल कर दीजिए इसको। $20,79,000, इस साइड का भी टोटल यही आना चाहिए। $20,79,000 बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए। 20,79,000 मतलब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, सही है। और ये क्वेश्चन बन गया आपका कौन सा, 70 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा था ये। अब बेटे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 71। आसान सा है लेकिन इसकी एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 71 क्वेश्चन रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन में है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी दो पार्टनर है, ध्यान देना बेटे, यहां भी परेशानी है थोड़ी सी। ए और बी दो पार्टनर है, डिवाइडेड एज फॉलोज 1/2 ए, 1/3 बी एंड 1/6 कैरिड टू रिजर्व। कह रहा है जो ए पार्टनर दो ही है, 1/2 ए का, 1/3 बी का, और रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं 1/6। देखिए जरा ध्यान से, पार्टनर दो है ए और बी, लेकिन ए और बी अपने प्रॉफिट को तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए 1/2 लेता है, बी 1/3 लेता है, और कह रहे हैं 1/6 जो है वो रिजर्व में रखते हैं। रिजर्व कोई पार्टनर नहीं है, ये ए और बी का आपस का एग्रीमेंट है जो 1/6 रिजर्व मतलब सेविंग में रखता है। आपको याद होगा बेटे, जो पार्टनर दो है तो जब ये तो तब 3 में डिवाइड होता है ना। ये 3 में कब डिवाइड हुआ, जब ए और बी पार्टनर है, ए और बी का आपस का एग्रीमेंट है। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो प्रॉफिट डिवाइड किसमें होगा, ए और बी के बीच में होगा। फिर उसका रेशियो क्या होगा, क्या कहा मैंने, पार्टनर दो ही है ए और बी, लेकिन प्रॉफिट 3 में डिवाइड होता है। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में ये प्रॉफिट कितने में डिवाइड होगा, ए और बी में ही। तो उसका रेशियो क्या होगा, तो बेटे उसके लिए डिनोमिनेटर को पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 आएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, क्योंकि ये रिजर्व कैंसिल हो जाएगा। रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, रिजर्व से कोई मतलब नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो प्रॉफिट हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही डिवाइड होगा, ए और बी के बीच में, जिसका रेशियो 3:2 होगा। चलिए आगे। अब कह रहा है जो सी इसमें एडमिट हुआ और सी 20,000 कैपिटल लेके आया और 5,000 गुडविल लेके आ गया। इसके बीच में सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, जो कैपिटल और गुडविल लेके आ गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंट्री रहने देते हैं। इसमें डायरेक्ट हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जरा ध्यान से देखना, इसका रिवैल्यूएशन की जो एंट्री है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला एडजस्टमेंट है बेटे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। देखो अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब कम है, हमें इंक्रीज करना है। अगर कहीं ओवर वैल्यूड दिया होता तो एक्सेस है, हमें डिक्रीज करना होता है। लेकिन अगर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड अमाउंट दिया हुआ है तो फटाफट इंक्रीज कर दो, ओवर वैल्यूड दिया है और अमाउंट दिया है तो फटाफट डिक्रीज कर दो। लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, क्या, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक 10% से कम है। अंडर वैल्यूड मतलब जितना स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में है वो 10% कम है।
अब बैलेंस शीट में जितना दिया हुआ है उसका अगर 10% निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? तो 10% क्या लिखते हैं 10 में 100, तो 100% में से 10 आएगा, लेकिन जो बैलेंस शीट में है ये तो कह रहा है कि 10% कम है, 10% कम वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब जो बैलेंस शीट में है वो कितने परसेंट है? 90% है। कितने परसेंट है? 90%। तो यहां जो आप कैलकुलेट करोगे बेटे, स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में 18 है, यहां पे अगर आप 10/100 करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका 10% करके हमें इंक्रीज नहीं करना, ये तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो 10% से कम है, मतलब ये कितने परसेंट है? 90% है। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे या तो 10/90 कर दो तो ये 2000 आएगा, या नहीं तो दूसरा तरीका ये है, अगर 18,000 जो है ये 90% है तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो तब भी इसका टोटल वैल्यू 20,000 आ गया। तो बैलेंस शीट में 18,000 है तो 2,000 वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। या तो आप 10% निकालो तो 10/90 करो। क्यों? क्योंकि जो 18,000 है वो कितना है? 10% कम है, मतलब वो 90% है। इसलिए कितना अंडर कम है तो कितने से कम है? 2000 से कम है। तो 2000 से हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे 2000 से, और स्टॉक का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। अब क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लायबिलिटी 4000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 3200। ये तो सिंपल है, कह रहा है बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर है वो 4000 जो क्रेडिटर उसमें इंक्लूड है, लेकिन दिया हुआ है कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं मैं 3200 ही देना है। इसका मतलब 800 से क्रेडिटर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो ये भी हमारा प्रॉफिट ही होगा। बैलेंस शीट में जितना क्रेडिटर है कह रहे उसमें 4000 इंक्लूड है क्रेडिटर, उस 4000 में से कोर्ट ने डिसाइड किया, हो सकता है कोई क्लेम होगा, कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं 3200 ही देना है, मतलब 800 क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, लिख दिया प्रॉफिट है। अब है बेटे इन रिगार्ड टू द डेटर्स ऑफ द फॉलोइंग डेट्स प्रोवाइड बैड और डाउटफुल। कह रहा है जो डेटर में से कुछ बैड हो गया और कुछ पे डाउट है। क्या? तो 2000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू द फुल एक्सटेंट, मतलब एक्स एक डेटर है 2000 रुपए का जो कंप्लीटली बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो डेबिट में आएगा ही। यहाँ पे टू बैड डेट्स आपका 2000 रुपए। उसके बाद है 4000 ड्यू फ्रॉम वाई इंसॉल्वेंट, 4000 वाई से लेना है जो इंसॉल्वेंट हो गया, और कह रहे हैं स्टेट एक्सपेक्टेड टू बी पे ओनली 50%। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें कितने परसेंट मिलेगा? 50% ही मिलेगा। इसका मतलब 50% ये भी क्या हो गया? 50% मिलेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं 50% मिलेगा, मतलब 50% पे डाउट है जो हमें मिले या ना मिले। तो जो क्लियर है जो 50% मिलेगा वो तो ठीक है, और जितने पे डाउट है क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तब कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंफर्म नहीं है। कह रहे हम एक्सपेक्ट करते हैं 50% मिलेगा, तो इसका मतलब 50% पे हमें डाउट है, और जो डाउट होता है उसके लिए क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते हैं। कितना? 2000 रुपए। मतलब एक्स से लेना था तो कंप्लीटली बैड डेट्स हो गया, और वैसे जो लेना था उसमें 50% तो मिल जाएगा, 50% पे डाउट है, और जो डाउट है उसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। हो गया बेटे। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तब आपका डेबिट साइड का ही टोटल एक्सेस है 4000, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ये लॉस हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे 1200 किस रेशियो में? 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, मतलब 720 एंड 480। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा वही 4 एंट्री। सबसे पहले बैलेंस बीडी आपका 50,000 एंड 40,000, 50,000 एंड 40। सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल कितना लेके आया था? 25,000, और गुडविल के लिए क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। डिवाइड नहीं किया, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइस। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। 5,000 लेके आया, मतलब 3,000 एंड 2,000। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका रिजर्व 10,000 दिया हुआ है, जो थर्ड एंट्री ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें 6,000 एंड 4,000। लॉस कोई है नहीं, लास्ट में रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा आपका 720 और 480। बस बैलेंस कर दीजिए 59,000, 46 एंड 25, ये हो गया आपका 59,000, 46,000 एंड 25,
और ये बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 25,000, 45,520 और 58,280। अब बनाएंगे बेटे फटाफट बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं। बिल्डिंग आपका 50,000 है और कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट 50 ही लिख दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 है, इसमें भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, 30,000 ही लिखेंगे। इसके बाद आपका स्टॉक, स्टॉक का याद होगा डिक्रीज था, 2000 से इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे 20,000 आएगा। डेटर्स आपका 22,000 है 22 में 2000 तो बैड डेट्स ही हो गया, तो बैड डेट्स लिख दीजिए 2000। अब बच गया 20, इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 2000, तो ये कितना रह जाएगा 18। अब बैंक है आपका 5000, तो बैंक 5000 है और न्यू पार्टनर कितना लेके आया है 25,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल, मतलब 30,000 रुपये, तो ये हो जाएगा कितना आपका 35,000। इसको टोटल कर देंगे हम 1,53,000। अब लायबिलिटी साइड में कैपिटल ए बी सी, आपको याद होगा बैलेंस शीट लिखते हैं 58,280, 45,520 एंड 25,000। 1,28,800 टोटल आ गया। क्रेडिटर आपका 20,000 है और 800 रुपये डिक्रीज हो गया था 19,200, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 5,000 है। 1,53,000 देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 71 का। 1,53,000, 58,280, 45,520 एंड 25, 100% करेक्ट है ये बेटे। आपको याद रखिएगा, ये ध्यान रखना क्या जो भाई टाइम इतना लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े हैं, समझाना भी पड़ता है, तो कम से कम जितने क्वेश्चंस जाते हैं आपके पास वीडियो, उस वीडियो को आप देख करके जरूर उतने क्वेश्चन करें। आगे का क्वेश्चन नंबर 72, 73, ये दो ही क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।